जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो और वो दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस करें तब हमारा नॉर्मल फोर्स लगता है. इट एक्ट्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेसेस. जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उन सरफेसेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. कहने कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है. मान लेते हैं ये हमारे पास एक बड़ा सा डब्बा है, बड़ा सा कार्टन है, बड़ा सा ब्लॉक है, जो भी बोल लो. ये एक ब्लॉक है मान लेते हैं और मानते हैं कि इसको एक आदमी इस तरीके से पुश कर रहा है. ठीक है, ये लड़का इस बक्से को पुश कर रहा है. तो ऐसे में आप देख सकते हो इस लड़के का हाथ और इस डब्बे का ये वाला सरफेस, इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस, डब्बे का हाथ आपस में कांटेक्ट में है. ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं और इस वजह से ये आदमी इस डब्बे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस तरफ. बदले में ये डब्बा आदमी पे नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगाएगा. नॉर्मल फोर्स हमेशा दोनों तरफ लगेंगे. आदमी डब्बे पे आगे की तरफ लगाएगा तो डब्बा आदमी पे पीछे की तरफ लगाएगा. इस आदमी की जगह जगह अगर आप दीवार मान लोगे तब भी इसी तरीके से फोर्स लगेगा. इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लो ये आपके पास एक बक्सा है या बुक है जिसको आपने एक टेबल के ऊपर रखा है. इस टेबल के चार पैर हैं. मैं दो ही बनाऊंगा क्योंकि बाकी के दो इन दो पैरों के पीछे छुप गए हैं. इस डब्बे को क्या होगा, इस डब्बे को अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया आपको पिछले चैप्टर में लग चुका है कि अर्थ हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है. अगर अर्थ का मास m है तो नीचे की तरफ जो अर्थ फोर्स लगाता है वो mg होता है. ठीक है, ये mg अर्थ ने बक्से पे नीचे की तरफ लगाया तो ये बक्सा नीचे जाना चाहेगा, है ना. ये बक्सा नीचे जाना चाहेगा क्योंकि अर्थ इसे नीचे खींच रहा है. पर ये नीचे नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में टेबल आ गया. आप ऐसा कहोगे कि सर बीच में टेबल आ गया इसलिए नीचे नहीं जाएगा. मैं कहूंगा वो सब ठीक है, नीचे टेबल है इसलिए उसके आर पार नहीं निकल पा रहा है. बट क्यों नहीं निकल रहा, फोर्स तो उस पर अभी भी लग रहा है ना. तो जब तक उस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं करेगा तब तक ये डब्बा नीचे जाना ही चाहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे जो टेबल है, ये टेबल इस बक्से को नीचे आने से रोक रही है. कैसे, बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स. तो डब्बे पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूं. इंक्लाइंड प्लेन समझते हो क्या आप लोग, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं. लकड़ी का एक प्लैंक लीजिए, उसके एक एंड को फ्लोर पे रख दीजिए, दूसरे एंड को सीढ़ी पे रख दीजिए. वो जो प्लैंक है आपका वो एक इंक्लाइन प्लेन बन जाएगा. अब अगर आप इस प्लैंक पर एक बॉक्स को ऐसे रख दोगे तो क्या होगा, ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा. नॉर्मल फोर्स किधर होगा, जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन होता है और यही इस तरीके से हमारा नॉर्मल फोर्स लगता है. ठीक, दूसरा टाइप का फोर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताऊंगा, ग्रेविटेशनल बताऊंगा. फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल. अर्थ हर चीज को नीचे खींचता है, हमें मालूम है. उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और इधर हमारा एक बॉक्स रखा है जिसका मास है m.
तो क्या होता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ, मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर चीज को खींचता है बाय फोर्स mg। यहाँ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ज्यादा बात करनी नहीं, सिंपली अर्थ हर चीज को नीचे की तरफ खींच रहा है, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कितना फोर्स लगाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप का फोर्स है उसका नाम है टेंशन। टेंशन क्या होता है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग और रोप। एक स्ट्रिंग या एक रोप जो फोर्स अप्लाई करता है उसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये टेंशन फोर्स कितना होता है, कितना होता है, किधर लगता है, ये सब हमें देखना है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जहां मान लेते हैं छत से ये रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी के दूसरे एंड से ये बॉक्स बंधा हुआ है। इस तरीके से छत से ये बॉक्स टंग रहा है। तो क्या होगा, अगर इस बॉक्स का मास m है तो अर्थ इस बॉक्स को नीचे की तरफ खींचेगा बाय फोर्स mg। इस फोर्स की वजह से इस बॉक्स को नीचे चला जाना चाहिए, पर कोई इसे रोक रहा है। कौन रोक रहा है, ये रस्सी। कैसे रोक रही है, बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स। रस्सी जो फोर्स लगाती है उसको हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन मान लेते हैं उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेंशन ये रस्सी इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ अप्लाई करेगी। ठीक है, ये हमारा तीन टाइप के फोर्सेस हो गए। चौथे टाइप का फोर्स क्या बताया था मैंने, फ्रिक्शन बताया था ना। फ्रिक्शन हमें अभी नहीं पढ़ना, फ्रिक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल टेंशन, नॉर्मल और ग्रेविटी के बारे में ही बात करनी है। फ्रिक्शन मैंने गलती से बोल दिया था अभी पढ़ेंगे, फ्रिक्शन अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ने का मतलब हम पूरे टॉपिक से भटक जाएंगे। फ्रिक्शन अपने आप में कुछ और ही चैप्टर है। ठीक, फ्रिक्शन हम पढ़ सकते हैं अगर हमने सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लिया, तो मैं अलग से आपको फ्रिक्शन पढ़ा सकता हूँ, बट अदरवाइज आपके सिलेबस में फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इन तीनों तरीके के फोर्सेस में किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, पर अगर हो तो बता दो। तीन टाइप के फोर्सेस देखे हमने, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी और टेंशन। किसी को डाउट हो तो बता दो। हाँ ईशान बोलो। सर वो इंक्लाइन प्लेन में जो बॉक्स था उसका फोर्स कौन से तरफ में जाएगा? बेटा फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो बॉक्स ये है इंक्लाइन प्लेन, इस पे इस तरफ नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये बॉक्स इंक्लाइन प्लेन पर इधर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इस बॉक्स पर mg फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये mg और नॉर्मल तो बैलेंस ही नहीं हुए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में डाउट आए, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये mg और ये नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, इसलिए तो ये बॉक्स स्लाइड होके नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते तो ये बॉक्स स्लाइड होता ही क्यों। ठीक है, इस पे mg नीचे लगा, नॉर्मल इस पे टेढ़ा लगा, mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ गया। अब आप बोलोगे सर लेकिन हर हमेशा हमेशा तो स्लाइड नहीं करता, कभी कभार ऐसा होता है कि बॉक्स ये इंक्लाइन प्लेन टेढ़ा होने के बावजूद ये बॉक्स स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि इस बॉक्स को नीचे फिसलने से रोक रहा होता है पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, तो चीजें एक्चुअली जब बहुत सारे फोर्सेस पढ़ लोगे, बहुत सारे क्या मतलब जब तीन चार तरीके के फोर्सेस पढ़ लोगे, तो इनका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ में आएगा। बट उन चीजों को पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दो में से एक ऑप्शन है, या तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी हो जाए, जिसके चांसेस इस साल थोड़े कम हो गए हैं, नहीं तो आपको क्लास 11 तक का वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्लासेस रिज्यूम होंगी उस वक्त भी मेरा फोकस एक्स्ट्रा पढ़ाने के बजाय एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे ज्यादा होगा। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर ये जो इंक्लाइन प्लेन वाला बोले उसमें कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, नॉर्मल वाला कि एमजी वाला?
बेटा इस केस में एक्चुअली नॉर्मल फोर्स छोटा होगा mg से, ठीक है, बट ये चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि आपको इतनी मैथ्स नहीं आती। इसमें वेक्टर्स के कंपोनेंट वगैरह सब लग जाते हैं, जो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया है। बट अदरवाइज मैं इतना बता सकता हूँ, अगर आपको जब बस जानना ही है तो सिर्फ नॉलेज के लिए, mg के मुकाबले नॉर्मल फोर्स कम होगा। mg का mg को ना हम दो तरीके से देख पाएंगे, एक इधर की तरफ mg का कंपोनेंट लग रहा है, एक इधर की तरफ mg का कंपोनेंट लग रहा है। अगर आपको पहले से मालूम हो तो, नहीं मालूम हो तो इस सेंटेंस को पूरी तरीके से भूल जाइए। तो mg का एक छोटा टुकड़ा इधर लग रहा होगा, एक टुकड़ा इधर लग रहा होगा, इस टुकड़े को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा और इस टुकड़े की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, ऐसा कुछ होता है। पर ये सब बातें अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। टेंशन में कोई दिक्कत है? ग्रेविटी में तो कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। टेंशन में कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो जब हमने थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लिए, तो अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनकी बात करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन अंकल ने हमें 3 लॉ दिए थे मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, ठीक। क्या क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ असली में न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सही में किसने दिया था? गैलीलियो ने। पर न्यूटन गैलीलियो का स्टूडेंट था शायद, ठीक से मुझे मालूम नहीं है। न्यूटन ने उसको बहुत ही रिफाइंड वे में बताया। गैलीलियो ने बस बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, पर न्यूटन ने बहुत ही रिफाइंड वे में बताया और काफी डिटेल में बताया, इसलिए हम इसको न्यूटन्स लॉ ही बोलते हैं। तो न्यूटन अंकल का पहला लॉ क्या है? पहला लॉ न्यूटन अंकल का कहता है अ बॉडी इन अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue its motion with same speed in same direction without sorry in same direction until and unless an external, ये कहना चाहिए an external नहीं, a net external force acts on it, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या होता है देखो, क्या कहा इसने, समझो। इसने कहा कि एक बॉडी जो कि रेस्ट पर है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पर ही रहेगी। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन, जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी, और जब बॉडी मूव करती है वो मूव ही करती रहेगी। और मूव भी कैसे करती रहेगी? मूव भी करती रहेगी सेम वेलोसिटी से, मतलब सेम स्पीड से, विन सेम डायरेक्शन, until and unless some external force acts on it, तब तक जब तक कि कोई ना कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पे ना लगे,
तब तक बॉडी जैसी अवस्था में थी वैसी ही अवस्था में रहना पसंद करेगी, जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। अगर रेस्ट पे थी तो बोलेगी मुझे रेस्ट पे ही रहना है, और अगर मूव कर रही थी तो बोलेगी मुझे इसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में मूव करते रहना है। ठीक है, इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है ढीठपना। ये कहता है हमारी बॉडी ढीठ है, ये तब तक वही हरकत करती रहेगी जब तक इसको डंडा ना पड़े। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लोगे, वो अपना स्टेट कंटिन्यू करेगी जब तक उसको ऊपर फोर्स ना लगाया जाए, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसमें ना जबरदस्ती आप लोगों की थ्योरी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये जबरदस्ती के टॉपिक्स। क्या क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या हुआ, जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, जो चीज मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपने आप अपने मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी। कब तक चेंज नहीं करेंगी ये चीजें, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, या कहना चाहिए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये हमारे न्यूटन अंकल का पहला लॉ है। ठीक, इस इनर्शिया के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि अगर आप बस में बैठ के जा रहे हो, अभी तो लोग बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे, बट मान लो आप अपनी कार में बैठ के जा रहे हो और सडनली कार पे ब्रेक लगाया जाए, या आप अपनी बाइक पे बैठ के जा रहे हो, पीछे बैठ के जा रहे हो बाइक के, सडनली बाइक में ब्रेक लगाया जाए तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आप आगे की तरफ गिरे। ऐसा क्यों हुआ? आपको आगे की तरफ फोर्स लगता हुआ फील होगा जैसे ही सडनली ब्रेक होगा, आप आगे की तरफ गिरोगे सडनली ब्रेक लगाने पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मूव कर रहे थे और सडनली आप रुक नहीं सकते, आप चाहोगे कि आपका मोशन कंटिन्यू रहे ड्यू टू योर इनर्शिया। ठीक है, यही कारण है अगर आप बस में खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हो तो सडनली ब्रेक लगाने पे आप गिर सकते हो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आपको वो जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं ना, कि ये कप है, कप के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड पे आपने एक कॉइन रख दिया और इसको आपने उंगली से स्ट्राइक किया, दिखोगे क्या कि कार्डबोर्ड उड़ता हुआ निकल जाएगा और ये जो कॉइन है ये इसी ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉइन इनर्शिया की वजह से मूव नहीं किया, अपनी जगह पे ही रह गया और नीचे से कार्डबोर्ड फिसल के बाहर चला गया, तो ये कॉइन सीधे कप के अंदर गिर गया। ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, बुक्स अपनी देखते रहिएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ मेरा फेवरेट लॉ है, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ मेरा फेवरेट है, सेकंड लॉ थोड़ा सा बोरिंग है, तो मैं सीधे न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जा रहा हूँ, सेकंड लॉ बाद में पढ़ेंगे। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? कोई बताएगा मुझको न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? किसने पढ़ा है? Every action has an equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, पर आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट किया कि क्योंकि ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेंटेंस छोटा है, आप सब लोग बस इस सेंटेंस को रट लेते हो, इसको समझते नहीं। और इस सेंटेंस का जो लिटरल इंग्लिश मीनिंग है वो थोड़ा सा गलत भी है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स ए और
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है ऐसे एफ, तो बी ए पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ऐसे एफ। ठीक है, क्या कहता है ये अंग्रेजी में लिखेंगे तो, इफ अ बॉडी ए applies a force on B, then B applies an equal and opposite force on A। ठीक है, अब ध्यान दो, इसी चीज को हम कह देते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पर फोर्स लगाएगा। थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज क्या है कि आप इस सेंटेंस में एक छोटी सी चीज मिस कर गए हो, छोटा सा वर्ड मिस कर गए हो, जो है साइमल्टेनियसली। क्या है ये फोर्स, क्या है वर्ड साइमल्टेनियसली? मतलब जिस वक्त ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा उसी वक्त बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ए ने बी को थप्पड़ मारा फिर बी ने घूम के ए को वापस थप्पड़ मार दिया, ये एक्शन सेम रिएक्शन टाइम नहीं पे। है। ये दोनों फोर्सेस सेम टाइम पे लग रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगते हैं, एक साथ लगते हैं। मतलब जब बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही होगी उसी वक्त बॉडी बी ए पर फोर्स अप्लाई कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ है। इनफैक्ट ये बताना इम्पॉसिबल है कि जो दो फोर्सेस लगे हैं उनमें से कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा फोर्स रिएक्शन है। ठीक है, इनफैक्ट सॉरी, it is impossible to tell which force is action and which is reaction। दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा फोर्स रिएक्शन है, ये बताना इम्पॉसिबल है, ये नहीं बताया जा सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये समझ लो, जब हमारे दिमाग में एक्शन रिएक्शन आता है तो हमें नेचुरली लगता है कि पहले एक्शन होगा बाद में रिएक्शन होगा, पहले ए बी को थप्पड़ मारेगा तो पलट के बी ए को थप्पड़ मारेगा, तब वो लगता है कि हाँ एक्शन रिएक्शन का ये मीनिंग होना चाहिए। बट असलियत में क्या होता है कि ये जो लॉ है ये हिटलर का लॉ नहीं है। हिटलर कहता है कि कोई तुमको मारे तो तुम पलट के मारो, और हो सकता है तो पहले मारो। ठीक है, वो कहता है हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा, कोई भी हमें मारेगा तो हम पलट के उसे जरूर मारेंगे। हमारा ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये महान आदमी ने दिया था, न्यूटन जैसे महान आदमी ने। इसको दूसरे महान आदमी ने बहुत अच्छे से समझा था, जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि देखो, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो जिस मोमेंट पर उसके हाथ आपके गालों पे फोर्स लगा रहे होंगे उसी मोमेंट पे आपके गाल उसके हाथों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा चुके हैं। इसलिए
उसको दोबारा मारने की जरूरत ही नहीं है। जितना फोर्स उसने आप पे लगाया उतना फोर्स आप भी उस पे लगा चुके हो। आप बस अपना दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। समझ में आएगा? तो ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दिस इज ये हिटलर का लॉ नहीं है, ये गांधी जी का लॉ है। ठीक है। दूसरा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सिमिलर इन नेचर। कहने का मतलब, टेंशन फोर्स का रिएक्शन फोर्स टेंशन ही होगा, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन फोर्स नॉर्मल ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ये फोर्सेस जो हैं, ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा सिमिलर फोर्सेस में आएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में क्या है? तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट along सेम लाइन। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सेम लाइन के अलॉन्ग लगते हैं। मतलब एक बॉडी ए है, ये दूसरी बॉडी बी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ने बी पे इधर फोर्स लगा दिया और बी ने ए पे इधर फोर्स लगा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए ने बी पे इधर फोर्स लगाया तो ये हुआ इसका लाइन ऑफ एक्शन, और बी ने ए पे फोर्स लगाया तो ये हुआ इसका लाइन ऑफ एक्शन। दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने की वजह से ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं हो सकते। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा सेम लाइन के अलोंग लगते हैं। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। मतलब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। तो सर क्या हुआ ना, ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो सर जब एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन भी हो गया सर उल्टा एफ, तो बी पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके से सर किसी भी बॉडी को कभी मूव नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं सर मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने हाथ से फोर्स लगाया एफ, तो अपने आप रिएक्शन फोर्स आया माइनस एफ, नेट फोर्स हो गया जीरो, तो सर ये मूव क्यों किया? जवाब ये है कि भाई अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है, अगर आप इसको एक्शन कहते हो, तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन होगा। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे ही, पर साथ ही साथ सेम बॉडी पे नहीं लगेंगे, अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक। अब फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को यूज करते हुए हम नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। किसी ने अगर कॉपी नहीं किया हो तो फटाफट इसको कॉपी कर लो, फटाफट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। बेटा इतना मेरे को आता नहीं है, अब कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा मैं। एक्चुअली होता ही है ना, लगातार बोलते बोलते हम मुंह दुख जाता है मेरा। कॉपी करो अभी के अभी।
कॉपी हो गया? सर लास्ट पॉइंट बाकी है। सर हो गया। बोलिए। अच्छा, आपके स्कूल में कितने चैप्टर खत्म हो गए बेटा? सर मोशन तक हुआ है। मतलब मैं स्कूल से आ गई हूँ अभी? हाँ सर। मेजरमेंट सर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं और कराए थे ना, मोशन स्कूल में फर्स्ट है चैप्टर अब। कराया था अच्छा, इसलिए। मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन और मोशन, बस इतना ही हुआ है? हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है, मुझे लग रहा था हम काफी पीछे हो गए फिजिक्स में, बट ठीक है फिर तो। क्योंकि मैं जनरली अभी तक लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुका होता था हर साल। सर अभी समर वेकेशन चल रहा है स्कूल का, हम्म, इसलिए अभी कुछ हो नहीं रहा। चलो ठीक है। तो ये समझ में आया ना सब लोगों को, न्यूटन्स थर्ड लॉ? देखिए, यस सर। ये जो न्यूटन्स यस सर। थर्ड लॉ है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, ये हमेशा काम करता है, हमेशा, हर जगह। अभी तक तो कोई एक्सेप्शन मिला ही नहीं इसका। ठीक है, बाकी लॉज हो सकता है थोड़े इधर उधर हो जाए, ये थर्ड लॉ मुझे नहीं लगता कभी भी इधर उधर होगा, एकदम हमेशा परफेक्टली काम करता रहेगा। ठीक, तो मतलब ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आप यहाँ देख सकते हो कि मान लेते हैं बिल्डिंग से मैंने इस मास m को छोड़ दिया, तो इस मास m को अर्थ नीचे खींच रहा है ना, जिसकी वजह से मास m नीचे जा रहा होगा। इस पे ये फोर्स mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। तो ये मास जो है, ये जो ब्लॉक m है, ये ब्लॉक अर्थ पर भी सेम फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ mg। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल m कर देते हैं, तो ये फोर्स लगेगा स्मॉल mg। अर्थ का मास कैपिटल M है, इस पे फोर्स लगेगा स्मॉल mg ही। जितना फोर्स यहाँ पर नीचे लगा उतना ही फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, अर्थ के मास से मतलब नहीं है। अगर इस पे नीचे फोर्स स्मॉल mg लग रहा है तो अर्थ पे मोर फोर्स ऊपर की तरफ स्मॉल mg ही लगेगा। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये बॉक्स नीचे गिर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से अर्थ भी ऊपर आएगा। समझ में आई बात? अर्थ ऊपर की तरफ आता है। अगर कोई बॉक्स आप एक बिल्डिंग की छत से गिरा दो
तो जब वो बॉक्स नीचे गिर रहा होगा उस वक्त वो अर्थ को ऊपर भी पुल कर रहा होगा। बॉक्स नीचे जाएगा, अर्थ ऊपर आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा होता तो नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? ऐसा होता है क्या बेटा? ऐसा होता है कि अर्थ ऊपर आ जाता है? नो सर। होता है? नहीं सर। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ तो ऐसा कह रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अर्थ को ऊपर आना चाहिए ना। जवाब ये है कि अर्थ ऊपर आता है, पर अर्थ का जो मास है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। यहां अगर आपने 10 किलो का बक्सा गिराया है तो mg कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। इसमें फोर्स कितना लगा? बॉक्स पे अगर नीचे 100 न्यूटन लग रहा है तो अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन लगेगा। तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना आया? फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन। तो 100 न्यूटन अपॉन मास इज 6 इंटू 10⁻24। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, इसलिए अर्थ ऊपर आता है पर इतना कम ऊपर आता है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते। सेंस करना तो बहुत दूर की बात, हम किसी भी तरीके से उसको मेजर नहीं कर सकते कि अर्थ कितना ऊपर है। हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अर्थ का मास अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से इवन दो अर्थ पे फोर्स बॉक्स के बराबर लग रहा है, अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हमने न्यूटन थर्ड लॉ लगा के देखा। अब बात करते हैं टेंशन। देखिए, मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें मैंने कहा था कि इस बॉक्स पे नीचे फोर्स लग रहा है कैपिटल mg और बॉक्स पे ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन। ये बॉक्स रेस्ट पर है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो ये टेंशन mg के बराबर होगा, है ना। ये टेंशन mg के बराबर होगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ये रेस्ट पर है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। यहाँ कोई स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। मतलब नीचे की तरफ अगर अर्थ mg लगा रहा था तो ऊपर की तरफ रस्सी जो टेंशन फोर्स लगा रहा है वो mg के बराबर होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। These two forces are equal and opposite। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या कि न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, हाँ या ना? बोलो ना, क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है? यस सर। हाँ सर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, ये गलत है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं पर दोनों फोर्सेस एक ही बक्से पे लगे हैं। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन समझो। ये नीचे वाला mg इस बॉक्स पे लगाया है अर्थ ने, ऊपर वाला mg भी इसी बॉक्स पे लगाया है रस्सी ने। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, पर दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। समझ में आई बात? क्या हो रहा है, बॉक्स को नीचे खींचा अर्थ ने mg, तो ये बॉक्स अर्थ को ऊपर खींचेगा बाय फोर्स mg। रस्सी बॉक्स को ऊपर खींच रही है टेंशन T से, तो बॉक्स रस्सी को नीचे खींचेगा टेंशन T से। ठीक है, तो रस्सी नीचे आना चाहेगी क्योंकि रस्सी को बॉक्स ने नीचे खींचा है, तो इसका मतलब रस्सी को नीचे जाने से कोई ना कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? रस्सी को नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बोला अभी तक सुनो। बॉक्स पे रस्सी ने ऊपर फोर्स लगाया, मतलब बॉक्स रस्सी पर नीचे फोर्स लगाएगा। रस्सी ने बॉक्स पर ऊपर लगाया, मतलब बॉक्स रस्सी पर
नीचे लगाएगा। तो रस्सी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही, जितना ही टेंशन टी रस्सी ने बॉक्स पे ऊपर लगाया, उतना ही टेंशन टी बॉक्स रस्सी पे नीचे लगाएगा। तो रस्सी नीचे आएगी कि नहीं आएगी, नीचे आना चाहेगी कि नहीं आना चाहेगी? हाँ या ना बोलो, बोल दो। नहीं आएगी। आना चाहती भाई, आना तो चाहेगी ना। कोई ना कोई इसे रोक रहा है आने से। कौन रोक रहा है? जल्दी बताओ। सर टेंशन फोर्स। Sir, the fixed position to which the rope is tied. छत रोक रही है ना? सही बोला आपने, अंग्रेजी में पूरा बात बोला। मैं कह रहा हूँ छत से बंधी थी ना रस्सी, तो छत रोक रही है। अगर छत नहीं होती तो ये रस्सी नीचे गिर जाती कि नहीं गिर जाती, बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर, तो नीचे मतलब इसे नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? छत रोक रही है। भाई एक चीज भी, ये चीज भी आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी है जीवन में, फिजिक्स में, लाइफ में, कहीं पर भी, तो एक काम करो, उस ऑब्जेक्ट को की एब्सेंस को इमेजिन करो कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, या अगर वो चीज नहीं होगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में समझनी है, तो इमेजिन करो अगर आपके पेरेंट्स 10 दिन के लिए गायब हो जाएं तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है? तो वैसे ही अगर आपको इमेजिन करना है कि छत क्या कर रहा है, छत की इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में क्या है, तो सोचो ये छत नहीं होगी तो क्या होगा। चुपचाप पूरा सिस्टम नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ। हाँ सर। गिर जाएगा ना? ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। मतलब इसे नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? रस्सी को छत रोक रही है। रस्सी पे टेंशन फोर्स नीचे लगा था, किसने लगाया था? बॉक्स ने लगाया था, जिसकी वजह से रस्सी नीचे जाना चाहती थी। तो इसको नीचे गिरने से रोकेगा कौन? छत। कैसे रोकेगा? छत रस्सी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उतना ही जितना कि बॉक्स ने नीचे लगाया था। और अगर छत रस्सी पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या रस्सी छत पे नीचे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बता दो। अरे बता दो यार। Yes sir. हाँ सर। तो मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। हम्म? यस सर। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? बॉक्स ने अर्थ को ऊपर खींचा, अर्थ ने बॉक्स को नीचे खींचा। बॉक्स नीचे जाना चाहता था, इसको रस्सी ने रोक दिया, रस्सी ने इस बॉक्स पे टेंशन ऊपर लगाया, तो बॉक्स रस्सी पे टेंशन नीचे लगाएगा। इसकी वजह से रस्सी नीचे आना चाहेगा तो रस्सी को नीचे आने से रोकेगा छत। छत रस्सी पे, छत बॉक्स छत रस्सी पे टेंशन ऊपर लगाएगा, तो बदले में रस्सी छत को नीचे खींचेगी। आप खुद बताइए, टेंशन को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तनाव। हिंदी में टेंशन को क्या बोलते हैं? तनाव। ठीक है? या फिर आप बांग्ला में बोलते हैं टान रहा है, क्या बोलते हैं मुझे, मैं बोल भी नहीं पता। तान रहा है बोलते हैं ना, इसको टान रहा है, इसको टान रहा है, खींच रहा है। ठीक है? उसी को, खिंचाव को, तनाव को टेंशन कहते हैं। ठीक? तो आप सोचिए, ये रस्सी छत को नीचे खींच रही कि नहीं खींच रहा, खुद इमेजिन करिए। फिजिक्स मत लगाइए, न्यूटन लॉ मत लगाइए, जनरल सेंस लगाइए अपना। अगर इस सिचुएशन में क्या रस्सी छत को नीचे खींच रही है या नहीं खींच रही? Yes sir. खींच रही है ना? यस सर। इसके लिए पढ़ने की जरूरत है, अपने आप बता सकते हो बिना पढ़े? बिना पढ़े बता सकते हो? जी सर। तो मतलब ये हुआ कि कुछ नया हमने नहीं पढ़ा, जो आपको ऑलरेडी पता था, बस उसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से टेंशन फोर्स लगा। टेंशन फोर्स में ध्यान दीजिए क्या हुआ। रस्सी ने क्या किया? रस्सी का रोल क्या है? ये बॉक्स था, ये छत है। रस्सी बॉक्स को ऊपर खींच रही है और छत को नीचे खींच रही है। मतलब रस्सी दोनों तरफ फोर्स लगा रही है, रस्सी दोनों तरफ से खींच रही है, बॉक्स को ऊपर, छत को नीचे। और रस्सी हमेशा ऐसे ही फोर्स लगाती है,
हमेशा रस्सी दोनों तरफ फोर्स लगाती है, खींचने वाला दोनों एंड पे खींचती है रस्सी। रस्सी का टेंशन ऐसे काम काम करता है। टेंशन का हिंदी में नाम तनाव है या दूसरा नाम खिंचाव है। खिंचाव मतलब खींचना, ठीक है। तो रस्सी दोनों तरफ से खींचती है चीज़ों को, ये पुलिंग फोर्स लगाती है। रस्सी कभी पुश नहीं कर सकती। कभी आपने ऐसा किया है क्या? रस्सी से एक बक्से को बांधा और धक्का लगा दिया रस्सी से। रस्सी से धक्का नहीं लगा सकते, रस्सी से आप सिर्फ खींच सकते हो। रस्सी में सिर्फ तनाव आता है, रस्सी में सिर्फ खिंचाव आता है, रस्सी में सिर्फ टेंशन आता है। इसी फोर्स को हम लोग अंग्रेजी में टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो अभी तुरंत पूछ लो। नॉर्मल फोर्स के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किसी यस को सर। कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो इसको कॉपी कर लेंगे फिर सब लोग। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर है।